तो आओ बच्चों, आज 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन के दूसरे पाठ सपनों के से दिन पर बात करते हैं, जिसे गुरदयाल सिंह जी ने लिखा है। और शीर्षक ही आपको बता रहा है कि सपनों के से दिन, यानी ऐसे दिन जो सपनों की तरह बीत जाते हैं और जो सुनहरे सपने हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इस पाठ को लिखा है गुरदयाल सिंह जी ने। उनकी एक आत्मकथा थी जिसका कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है 10वीं में। इस पाठ में बताया गया है कि बचपन के दिनों में जब स्कूल जाया करते थे, स्कूल में क्या क्या घटनाएं होती थीं। सभी परिवार बहुत पैसे वाले नहीं होते थे, बल्कि इतना कम भी होता था, कहीं धन का अभाव इतना होता था कि आसानी से हर एक बच्चे को पढ़ने को भी नहीं मिल पाता था कि पुस्तकें कैसे खरीदी जाएं। पुस्तकों के साथ पाठ्य सामग्री हो, रजिस्टर हो, कॉपी हो, पेन हो, कलम हो, इन सब के लिए भी उन्हें लगता था कि परेशानी वाली बात होगी। तो प्रायः अपने घरों में ये परिपाटी नहीं चल रही थी कि सभी बच्चे पढ़ेंगे। जो पढ़ते थे वो बड़े भाग्यशाली माने जाते थे। ऐसे गांव में रहा करते थे लेखक जहां कुछ लड़के पढ़ाई में रुचि रखते थे। अधिकांश बच्चे खेलने कूदने और अपने परिवार का जो चल रहा कारोबार है उसी में ही सोचते थे थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए ताकि दुकान में बैठकर उसे संभाला जा सके। कई बच्चे तो स्कूल कभी गए ही नहीं थे और कुछ ऐसे जो गए और बीच में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। समय था दूसरे विश्व युद्ध का और उन दिनों चीजें बहुत महंगी हुआ करती थीं। पढ़ाई की चीजों में जितना दाम लगता था, जितना खर्च होता, उतने में तो एक सेर घी आ जाता। तो घर परिवार का गुजारा हो सकता था एक सेर घी से, तो एक बच्चे को पढ़ाई के लिए क्यों भेजा जाए, ऐसी भी मानसिकता उन लोगों की बन रही थी। परिवार के पहले लड़के थे जो स्कूल जा रहे थे। लेखक वे याद करते हैं अपने उस समय को जब सभी विद्यार्थी स्कूल को कैद समझा करते थे, जेल खाना समझा करते थे और कुछ एक ही बस बच्चे होते थे, लड़के होते थे जो खुशी खुशी स्कूल पढ़ने के लिए ही जाते थे। अपना खेल कूद याद रहता है कि कैसे सभी बच्चे खेलते समय उसमें खो जाते थे और अपने अपने घरों में किस तरह से लगातार खेलते रहने के कारण मार भी खाते थे। स्कूल से चुराए हुए अलियार के फूलों की याद आती है जिन्हें उन्होंने तोड़कर अपनी किताबों के अंदर रखा हुआ होता था। पूरे साल में 1-2 महीने ही कुछ पढ़ा करते थे। लंबी छुट्टियां हुआ करती थी और छुट्टियां जैसे आप लोगों की भी गर्मियों की छुट्टियां जब हुआ करती हैं प्रायः, तो 1.5 से 2 महीने की छुट्टियों में गृह कार्य भी मिलता था। और वो जो गृह कार्य है छुट्टियों में काम करने को मिल दिया तो जाता है, लेकिन बच्चे अक्सर उसे टालते रहते हैं। छुट्टियों का पूरा मजा लेना चाहते हैं, चाहे दादा दादी नाना नानी के पास जाएं, चाहे अपने गांव में जाकर मस्ती करें। तो जैसे जैसे स्कूल खुलने का समय आता वैसे वैसे याद आने लगती कि काम पड़ा है, उसे कैसे किया जाए। और जब याद आता तो लगता काम तो अब बहुत ज्यादा है, कैसे किया जाएगा। शुरू शुरू में लगता था ज्यादा काम है तो भी अगर थोड़ा थोड़ा किया जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन खेल और खाना पीना, खेलना कूदने के लालच में समय बहुत आसानी से भागता चला जाता था और छुट्टियां जब कम रह जाती थीं तो याद आता था कि जाएंगे तो शिक्षकों की मार खानी पड़ेगी क्योंकि काम नहीं किया है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है वो वाला क्लास का वो बच्चा जो पिटाई खाने से कभी डरता नहीं था और जमकर उसकी पिटाई होती थी तो भी वो हंसता खेलता
लोगों के सामने अच्छा खासा अपना डर बनाकर रखता था, क्योंकि ताकतवर और बलिष्ठ सा बच्चा था। तो जब हमारा बच्चा, लेखक को याद आता है, हमारे काम नहीं होता था, तो हमें वही बच्चा याद आता था जिसे हम ओमा कहकर पुकारा करते थे, और फिर हम छोड़ देते थे काम करना कि छोड़ो, क्या करना, खा लेंगे, मार ही तो पड़ेगी, ओमा भी तो खाता है हर बार मार। और खाल उधेड़ने वाली किसी स्थिति हो जाती थी, पर लालच खेल का अपने से दूर नहीं हो पाता था, तो उस पिटाई को ही हम स्वीकार कर लेते थे। स्कूल के वो दिन भी याद आते हैं लेखक को जब वो स्काउट में लेफ्ट राइट किया करते थे, और परेड के साथ साथ उनके पास किस तरीके से खाकी वर्दी उन्हें मिलती थी, बड़े बड़े जूते मिलते थे, मजबूत जूते होते थे, नित्य परेड के साथ साथ खाने पीने को मिलता था, और एक एहसास होता था वो वर्दी पहन के मानो हम एक फौजी हो गए हों। और उस समय ये चलन था कि जगह जगह जाकर इस बात के लिए उकसाया जाता था, उत्साहित किया जाता था और प्रोत्साहित किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फौज में आए, और वो तभी होगा जब उनका अभ्यास स्कूली स्तर पर हुआ होगा। तो इसीलिए उन्हें पोशाक मिलती थी, जूते मिलते थे, और घर में क्योंकि पैसों की तंगी के कारण बहुत आसानी से सारे कपड़े लत्ते जूते उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो बच्चे खुशी खुशी इसमें शामिल होने लगे, और एक अंदर से अनुभव भी होता था कि वाह, हम फौजी की तरह चल रहे हैं जब परेड में भाग लेते थे। तो ये सुनहरी यादें लेखक को अपने जीवन की याद हैं, और उन्हें वो याद करके वो समय याद करते हैं। साथ ही साथ उन्हें याद आता है कि कैसे सहपाठी उनके पीटी मास्टर से नफरत किया करते थे, और उनसे नफरत करने की वजह यही होती थी कि वो बहुत सख्त और अनुशासित किस्म के थे। कभी भी किसी के अनुशासनहीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी बच्चों की। ग्राउंड में यदि प्रार्थना के समय खड़े होते थे बच्चे और लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, तो वो तुरंत जाकर उनकी ठोडी या टखनों पर लगाकर जोर से उन्हें इस तरीके से पीटा करते थे जिससे हमेशा के लिए बच्चा याद रखे कि लाइन में खड़े कैसे होना है। तो पीटी सर अपनी सख्ती के कारण नापसंद तो थे, लेकिन उनका अनुशासन जिस तरीके से बच्चों को रास्ते में ला रहा था, उससे वो उनकी कद्र भी करते थे, और कहीं ना कहीं वो उन्हें पसंद भी करते थे। और यदि कभी वो पीटी मास्टर कभी अनुशासित बच्चे को शाबाश कहकर उसकी पीठ पर हाथ रखते थे, तो वो बच्चा बहुत ही गर्व का अनुभव करता था, और ऐसे में उसे लगता था कि उनकी ये शाबाशी बाकी विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुड से कहीं बढ़कर है। गुड पाते हैं बच्चों आप लोग, जब अच्छा काम करते हैं तो टीचर्स गुड लिखते हैं, लेकिन उन सब से गुड से भी वो उसे बहुत बेहतरीन मानते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से पीटी मास्टर के मुंह से किसी बच्चे विशेष के लिए निकल पाता था शाबाश, और उन्हें लगता था वाह, हम तो पूरी तरह से खरे उतरे उनके अनुशासन में, तो हमसे बढ़कर कौन। और ये उनको बहुत गर्व की अनुभूति कराता था। एक बार की बात वो याद करते हैं कि चौथी क्लास में थे, कक्षा में थे, पीटी मास्टर जी उन्हें फारसी भी पढ़ाया करते थे। फारसी बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, क्योंकि लिखने के लिए उसके पास वर्णमाला की तरह अनेक वर्ण शब्द होते हैं। उसके साथ साथ संस्कृत में जैसे आप लोग शब्द रूप याद करते हैं, वैसे ही फारसी में भी होते हैं। 3 पीटी मास्टर जो फारसी पढ़ाते थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि शब्द रूप याद करके आना। तो अगले दिन कक्षा में जब बच्चे पहुंचे तो सबने तो याद नहीं किया, कुछ एक ने ही याद किया था। जब सुनना शुरू किया, सुना नहीं पाए जो बच्चे, उन्हें मुर्गा बनाना शुरू कर दिया। मात्र चौथी कक्षा के बच्चे, और उन्हें मुर्गा बनाना शुरू कर दिया। और जब ये काम कर रहे थे तभी वहां से हेडमास्टर साहब निकले, और जब उन्होंने इतने छोटे बच्चों को मुर्गा बनते देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि गुस्से में उन्होंने उन पीटी सर को निलंबित कर दिया।
कि ये अब स्कूल नहीं आएंगे और उनके लिए आगे तक अर्जी भेजी गई। शिक्षा विभाग में भी डायरेक्टर की मंजूरी यदि होगी तभी ये वापस स्कूल आएंगे, अन्यथा तब तक वो नहीं आए। और इसके बाद पीटी मास्टर जी को कभी भी स्कूल में नहीं देखा लेखक जी ने। और इतना बस याद है कि सख्त मिजाज के पीटी मास्टर तो थे, लेकिन जब स्कूल से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, निकाल दिया गया और घर में वो रहे, तो जो बच्चे उनके पास घर में जाया करते थे उन्होंने देखा कि वो अपने द्वारा पाले गए पक्षियों से, तोतों से मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब उन्हें इस तरीके से देखा बच्चों ने तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि एक ओर तो वो हमारे साथ इतनी सख्ती से पेश आते हैं और दूसरी ओर बेजुबान पक्षी के साथ इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, उसे गिरी बादाम आदि खिला रहे हैं, आराम से बिना गुस्से के बात कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखकर उन्हें लगा कि सख्त सजा देने वाले एक और हैं, तो दूसरी ओर उनके मन में भी सद्भावनाएं हैं, प्यार है, कोमलता है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। और पाठ हमें यही सिखाता है कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी लोगों को यदि प्यार से कुछ समझाया बताया जाता है तो बात ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है और अच्छी लगती है और उसे सुनने का मन भी करता है। लेकिन जितना डांट कर, फटकार कर, मार कर बात की जाती है वो केवल दूरियां बढ़ाती है। तो पाठ का सारांश लगभग यही है। और यदि पाठ के प्रश्नों पर हम दृष्टि डालें तो वो यही है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो हम इसमें यही दे सकते हैं संदर्भ या प्रसंग कि बचपन में लेखक के आधे से ज्यादा सभी राजस्थानी या हरियाणा के दोस्त थे जिनके साथ वो अक्सर खेला करते थे। सबकी बोलियां अलग अलग होती थीं, एक दूसरे की बोली वो बहुत अच्छी तरह तो नहीं समझ पाते थे, पर खेलते समय उन्हें लगता था कि बोली भाषा की इतनी जरूरत होती भी नहीं है, खेल फिर भी लेते हैं भले ही हम एक दूसरे की भाषा न समझ रहे हों, क्योंकि व्यवहार जो होता है, खेल व्यवहार के माध्यम से भी बहुत कुछ खेल लिया जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि आपस में भाषा कभी भी बाधा नहीं बनती है। अगले पाठ आएगा टोपी शुक्ला, उसमें भी हम देखेंगे कि भाषा कैसे हमारे प्यार के बीच में बाधा नहीं बनती। पीटी साहब की शाबाश शब्द कहना कैसे बच्चों को फौज के तमगों जैसा लगता था। जैसा अभी आपको पाठ में बताया बच्चों कि प्रीतम चंद जी पीटी मास्टर का नाम था, वो एक सख्त किस्म के अध्यापक थे और यदि पंक्ति में इधर उधर कोई बच्चा हिल जाता था या अपनी पिंडली खुजलाने लगता था तो लड़के को बाघ की तरह उस पर झपटते थे, तड़ाक उसे लगाया करते थे। परंतु जब बच्चों से कोई गलती न हो और वो बिल्कुल वही कर रहे हों जैसा पीटी साहब चाहते हैं तो वे शाबाश शब्द कहते और बच्चे उससे इतने खुश हो जाते थे कि उन्हें लगता था मानो फौज में सिपाही को जैसे तमगे मिलने पर खुशी मिल रही है, वैसी ही खुशी हमें भी मिल रही है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियां और पुरानी किताबों से आती हुई विशेष गंध का बाल मन क्यों उदास होने लगता है ऐसे। तो इसमें यही बताया जाएगा कि हेडमास्टर जी एक अमीर घर के बच्चे की पुरानी किताबें लाकर अक्सर लेखक की पढ़ाई में रुचि को देखकर दिया करते थे। क्योंकि वो किताबें पुराने बच्चों की होती थीं, इसलिए नई कॉपी पुरानी किताब से जिस तरीके से पुरानी किताबों से आती है गंध, नयापन नहीं लगता है, वैसी ही गंध लेखक को जब आती थी तो मन नई कक्षा में जाने पर भी उदास रहता था, क्योंकि नई नई कॉपी किताबें नहीं मिल रही थी। तो दूसरी बात ये थी कि एक तो पुरानी होती थी तो वो गंध लगती थी, इसलिए उदासीनता आ जाती थी। दूसरी बात ये थी कि जैसे जैसे नई कक्षा में जाते थे
वैसे वैसे ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई कठिन से कठिनतर होती जाती थी। मास्टरों में सख्ती दिखाई देती थी, इसलिए मास्टरों से पिटाई का डर भी रहता था। और मास्टरों की बच्चों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता था कि पता नहीं उनकी आशाओं पर हम खरे उतरेंगे कि नहीं। तो ये सब बातें और मार का डर, किताबों की गंध उन्हें नई क्लास में आने पर भी, नई कक्षा में पहुंचने पर भी उदास कर दिया करती थी। तो आगे आप देखेंगे कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी या फौजी जवान क्यों समझने लगता था, तो इसमें हम यही बताएंगे कि स्काउट परेड में लेखक को धोबी के धुले हुए साफ सुथरे कपड़े मिलते थे, पॉलिश किए हुए बूट मिलते थे, जुराबें मिलती थी। और जब उन फौजी समान जूतों को पहनकर ठक ठक करते हुए आगे बढ़ते थे परेड करते हुए, तो वे अपने आप को फौजी से कम नहीं समझते थे और अपने आप ही ऐसी पोशाक और बूट पहनने पर अकड़कर चलने लगते थे वो। तो ऐसा लगता था कि अंदर से वो भावना भर भर कर आ रही है, आन बान शान महसूस करते थे फौजी की तरह। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल क्यों किया, जैसा कि अभी आपको जिक्र किया था कि मास्टर प्रीतम चंद जी जब बच्चों को फारसी के शब्द रूप न सुनाए जाने पर मुर्गा बना रहे थे, तो उसी दौरान वहां से विद्यालय के प्रधानाचार्य जी गुजरे और उन्हें इस रूप में देखकर बच्चों को उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ और बच्चों पर प्रेम उनका उमड़ने लगा और उन्हें लगा कि ये कठोर हृदय पीटी मास्टर जी इनके साथ, बच्चों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और उन्होंने मास्टर जी को मुअत्तल करने की अर्जी दी और कहा कल से आप विद्यालय नहीं आएंगे। अगले प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगता था। आमतौर पर स्कूल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ने की न तो इच्छा होती थी, मन उदास रहता था, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी भी थीं जो आकर्षण का केंद्र बनाती थीं स्कूल को। तो वो यही था कि जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर, गले में रुमाल बांधकर स्काउट में मास्टर जी परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। और जब हम फौजी कपड़े पहन के और जूते पहन के ठक ठक करते हुए राइट टर्न, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न वाली एक्टिविटीज, गतिविधियां करते थे तो मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते थे और फिर ये शाबाश सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और लगता था वाह हमारा दिन बन गया। तो ये कुछ यादें थीं जिन्हें सोचकर, देखकर उन्हें स्कूल, विद्यालय जाने का मन करता था। पाठ में कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है जिससे आप पीटी सर की विशेषताएं बता सकते हैं। पाठ को जब आप बच्चों विस्तार से पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें बताया गया है कि पीटी सर शरीर से दुबले पतले थे, कद उनका ठिगना था, आंखें भूरी थीं, तेज नजर थी, खाकी वर्दी और लंबे जूते पहना करते थे, बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। बच्चे उनका कहना ना माने तो उनकी चमड़ी तक उधेड़ डालने वाली कहावत को वो चरितार्थ कर देते थे, दंडित करते थे। कठोर से कठोर स्वभाव के थे, निर्दयी माने जाते थे विद्यालय में। बाल खींचना, ठुड्डे मारना, खाल खींचना जैसे उनकी आदत बन गई थी। पर साथ ही साथ वे स्वाभिमानी बहुत थे, क्योंकि जब उन्हें इस नौकरी से निकाला गया तो हेड मास्टर जी के सामने जाकर वो गिड़गिड़ाए नहीं, नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो, ऐसा कुछ नहीं कहा। हेड मास्टर जी के कहते ही उन्होंने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की और घर चले गए और उसके बाद वापस पलटकर विद्यालय नहीं आए। तो सारी विशेषताओं के साथ अगर हम उन्हें कमियां मानते हैं तो स्वाभिमानी होना उनका एक बहुत बड़ा विशेषता भी मानी जा सकती है। अनुशासन प्रियता भी विशेषता के अंतर्गत ही आएगा।
तो अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में आपके यदि विचार पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि पाठ में अनुशासन रखने के लिए कठोर दंड की बात की गई है, मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई हैं। पहले समय में शिक्षा पद्धति में ये बातें की जाती थी, चलाई जाती थी, परंतु वर्तमान में आज की शिक्षा व्यवस्था में इन सब बातों को निंदनीय माना जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता। और यदि इस तरह की हरकत करते हुए किसी शिक्षक को देखा जाता है और उसकी रिपोर्ट होती है तो उसको भारी दंड मिल सकता है। आजकल अध्यापकों को इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि बच्चों की भावनाओं को समझा जाए, उन पर शारीरिक जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं तो उसके कारण को समझिए, उनके मन को समझिए, उनके हालातों को समझिए, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराइए, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कीजिए, माँ की तरह ममता बरसाकर उनके मन की बात को सुनिए, जानिए। अगर ऐसा हम सब करते हैं तो बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं बल्कि खुशी खुशी आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वहां भी हमें परिवार जैसा माहौल, वातावरण मिल रहा है जहां हम खुलकर जी सकते हैं, सीख सकते हैं। अगले प्रश्न देख सकते हैं, हेडमास्टर की चपत, हल्का सा जो गाल पर वो थप्पड़ मारते थे। बच्चों को नमकीन पापड़ी सी इसीलिए लगती थी क्योंकि हेडमास्टर जी बहुत ही कोमल स्वभाव के थे और मधुर भाषी थे। 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। गलती यदि बच्चों से हो जाती थी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते थे, बस गुस्से में जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगते थे और अपने हाथ से उंगलियों से हल्के से बच्चों के गाल पर मारकर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराते थे। तो जो कमजोर शरीर वाले बच्चे भी होते थे वो सिर झुकाकर यदि मुंह नीचा करके हंस देते थे जब उन्हें हल्की सी ऐसी चपत उनके हाथों से मिलती थी। इसीलिए कहा गया है कि उनकी चपत नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इन तरह के पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। एक बार पाठ को जरूर पढ़िएगा और अपने बचपन को याद करते हुए उसमें ऐसी क्या सुनहरी बातें थी उन्हें भी याद करिए और अपने बच्चों के साथ साझा करिए। अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।